सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के वैज्ञानिक। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के मेन एग्जाम्स में GS3, GS4 में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड GS1 से भी एक क्वेश्चन आ सकता है एंड GS3 एंड 4 के लिए बेसिकली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इस टॉपिक के द्वारा हम अपने पूर्वजों, जो हमारे देश के पहले वैज्ञानिक थे, जिनके ही दम पे, जिनके ही आशीर्वाद से, अच्छे कर्मों के द्वारा आज हमारा देश बहुत आगे है, उनके बारे में जानेंगे। जो टेक्नोलॉजी शब्द का जो यूरोप में जो बवंडर फैला हुआ है कि सब कुछ उन्होंने ही करके दिया, ऐसा नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो अभूतपूर्व योगदान दिया है, आज हम उनका वर्णन करेंगे। इसलिए आज आप हमारे साथ इस टॉपिक में बहुत ध्यान से बने रहें, जिससे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। हम आज पढ़ेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शारीरिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष आदि विषयों से गणित और विज्ञान में भारतीयों द्वारा जो योगदान किए गए हैं वही हम पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें दोस्तों हाईलाइटेड हैं वही चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा अपनी भाषा में, मतलब मीन्स आपकी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये NIOS का सिलेबस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सभी चीज़ें इसी से पूछी जाती कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैंने इसको यहाँ से डिसाइड किया है कि मैं इस चीज़ों को आपके सामने रखूँ। वैज्ञानिक है बोधायन, नाम से ही देखिए बोधायन के पहले एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गणित की बहुत सी अवधारणाओं को स्पष्ट किया था। उन्होंने पश्चिमी दुनिया द्वारा पुनः खोजी गई चीज़ों को लाए। और बोधायन ने क्या किया था, पाई के मूल की गणना की गई थी। पाई का जो मूल है, उसको कहीं भूलेगा, वो पाई का जो मूल है वो बोधायन के द्वारा ही बोधित किया गया था। और जो पाई कहाँ आता है, वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि को निकालने में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। पाइथागोरस प्रमेय भी बोधायन के द्वारा ही निकाली गई है। बोधायन ने जो सूत्र सूत्रों में से ही विद्यमान है, जो पाइथागोरस के ज़माने से पश्चिम लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों। आर्यभट्ट बहुत बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने 5वीं शताब्दी के जो गणितज्ञ थे, नक्षत्रज्ञ थे, जो ज्योतिर्विद थे, भौतिक थे, उन सभी के वो ज्ञाता थे। 5वीं शताब्दी में गणित के पथ प्रदर्शक थे। 23 वर्ष की ही उन्होंने आयु में आर्यभट्टियम लिख डाला था, और जो उस समय गणित का सारांश था। उनके 4 विभाग थे। ठीक है, जैसे संख्या सिद्धांत, रेखा गणित, लोक गणित, बीज गणित। शेष 2 विभाग नक्षत्र विज्ञान से संबंधित थे। आर्यभट्ट ने बताया था कि शून्य एकमात्र संख्या नहीं है, बल्कि एक चिन्ह है और एक अवधारणा है, और शून्य का उसका आर्यभट्ट नहीं किया था। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का सही मापन कर गए थे वो, और शून्य की खोज से ही ऋणात्मक संख्याओं की एक नई दिशा का भी द्वार उनके द्वारा ही खोला गया दोस्तों। नक्षत्र विज्ञान ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा उन्नत था। खगोल शास्त्र जिसे कहते हैं, जो खगोल था वो नालंदा जो हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था, उसकी एक नक्षत्र विषयक वेधशाला थी, जहाँ आर्यभट्ट पढ़ते थे। और नक्षत्र विज्ञान को हमारे पूर्वज इस पे आज भी इस पर गौर करते हैं। आप देखते हैं शुद्ध पंचांग, अभी अपने ही पंचांग में लिखा था कि कोरोना वायरस आएगा, एक महामारी आएगी, छुआछूत की मारी आएगी। लोग हंसते थे, लेकिन पंचांग में था तो भी वही हुआ जो पंचांग में लिखा गया। ये मैं अंधविश्वास क्यों नहीं जा रहा हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें प्राचीन भारत में थी वही आज लोगों ने उसको कॉपी किया है और उसी से शिक्षा लेकर के अपनी भाषा में परिणत कर दिया है। आगे देखिए दोस्तों, ज्वारभाटा का ज्ञान व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था। क्यों? क्योंकि उनको पता था, क्योंकि उनको रात के समय समुद्र रेगिस्तानों को पार करना पड़ता था। जो हमारा व्यापार होता था अरबों से, मेसोपोटामिया सभ्यता, इराक की सभ्यता, जो व्यापार होता था वो भी, उसमें तो मोटर इंजन थे नहीं, GT इंजन और IC इंजन थे नहीं कि जहाज़ों में लगा दिए गए थे। वो कुल ज्वारभाटा और समुद्रों की लहरें और हवाओं से ही पता लगा लेते थे। लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बता दिया था हमारी पृथ्वी नामक ग्रह अचल है। इस लोक विचार को तिरस्कृत करते हुए आर्यभट्ट ने अपना सिद्धांत बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर ही घूमती है। उन्होंने पहले बता दिया था। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में, मतलब आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में क्या किया, गणित को अन्य वैज्ञानिकों की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। ब्रह्मगुप्त ने उन्होंने अपने गुणन की विधियों में का स्थान मूल उसी का निर्धारित किया जैसा कि आजकल निर्धारित है।
ऋणात्मक संख्याओं का परिचय दिया उन्होंने दोस्तों। गणित में शून्य पर अन्य प्रक्रियाएं सिद्ध की और ब्रह्म सफुट सिद्धांत लिखा, जिसके माध्यम से अरब हमारी गणितीय व्यवस्थाओं से परिचित हो सके। उन्होंने ब्रह्म सफुट सिद्धांत लिखा था दोस्तों। भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी के विख्यात व्यक्ति थे। कहाँ? कर्नाटक के में बीजापुर नामक एक शहर है, जगह है, वहाँ ये पैदा हुए थे और अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि के कारण प्रसिद्ध हुए थे। उनकी जो पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि, उसके द्वारा इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। उनके 4 खंड थे: लीलावती गणित, बीजगणित, अलजबरा, गोलाध्याय और ग्रह गणित मतलब ग्रहों का गणित। और भास्कराचार्य ने बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवात विधि का परिचय दिया था, समझे। और 19वीं सदी में एक अंग्रेज जेम्स विज्ञान व्यक्ति था, जेम्स टेलर ने लीलावती का अनुवाद किया और विश्व को इस महान कृति से परिचय करवाया। जेम्स टेलर का बहुत बहुत धन्यवाद। महावीराचार्य, महावीर के जो आचार्य हों, महावीराचार्य जैन साहित्य, इसमें ईसा पूर्व 500 से 100 शताब्दी तक गणित का व्यापक वर्णन है। गैर जन्मों को द्विघातीय समीकरणों का हल करना आता था। जो जैन गुरु थे उनको द्विघातीय समीकरणों को हल करना आता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भिन्न बीजगणितीय समीकरण, श्रृंखलाएं, सेट सिद्धांत, लघु गणित, घातांक आदि को बहुत बड़ी रोचक विधि से समझाया था। और क्या कहते हैं, जैन गुरु जो थे महावीर ने 850 ईस्वी में गणित शास्त्र संग्रह लिखा, जो आधुनिक विधि में लिखी गई पहली पुस्तक है। लघुत्तम निकालने का भी तरीका उन्होंने ही अपनाया था। और जॉन नेपियर ने विश्व के सामने इसे प्रस्तुत करने से पहले, बहुत पहले यह विधि वास्तविक हो गया थी, ऐसा उन्होंने बताया है जॉन नेपियर ने। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान कड़ाद, जैसा नाम वैसा काम। इनके काम का नाम डाल दिया कड़ाद। कड़ाद को क्या 6 भारतीय दर्शनों में से एक वैश्विक दर्शन के 6वीं शताब्दी के वैज्ञानिक थे ये। उनका वास्तविक नाम ओलुक था। बचपन से ही वे बहुत सूक्ष्म कणों में रुचि रखने लगे थे, तब उनका नाम कड़ाद पड़ गया। ये कहते हैं हो धान विद्वान के होत चिकने पर, दूध के पाँव पालने में दिखाई पड़ता है। सही था कि बचपन से इनको सूक्ष्म कणों में रुचि थी, तो उनका नाम कड़ाद रख दिया गया था। आणविक सिद्धांत, उनके जो आणविक सिद्धांत थे किसी भी आधुनिक आणविक सिद्धांतों से मेल खा जाते हैं। उन्होंने कहा था यह भौतिक विश्व कणों अणु एटम से बना है, जिसको मानवीय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। इसका पुनः विखंडन नहीं किया जा सकता, अतः न इनको विभाजित किया जा सकता है और न ही इनका विनाश हो सकता है। इन्होंने पहले ही कह दिया था। और निसंदेह यह वही तथ्य है जो आधुनिक आणविक सिद्धांत ही बताता है। वराहमिहिर प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। गुप्त काल में वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा जल विज्ञान, भूगर्भीय विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान दिया। पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दावा किया कि दीमक और पौधे भी भूगर्भीय जल की पहचान के निशान हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 पशुओं 30 पौधों की सूची दी जो पानी के सूचक हो सकते हैं, समझ लीजिए। और उनका एक अन्य सिद्धांत जिसने विज्ञान को अपनी ओर आकर्षित किया वह था भूचाल मेघ सिद्धांत, जो वहावी ने अपनी बहस संहिता में लिखा है। दोस्तों जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो हाईलाइटेड चीज़ें मैंने पहले से कर दी वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। और जो वह संहिता में 32वां अध्याय भूचालों के चिन्हों को दर्शाता है। और उन्होंने क्या किया, मैं भूचालों का संबंध नक्षत्रों के प्रभाव, समुद्र तल की गतिविधियों, भूतल के जल, असमान मेघों के बनने से और पशुओं के असमान व्यवहार से जुड़ा है। दोस्तों आपसे कोई पूछता है ज्योतिष का क्या अर्थ है? ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश की विद्या, मूल वेदों में है। आर्यभट्ट वाल्मीकि द्वारा एक व्यवस्थित में वैज्ञानिक ढंग से इस विद्या का प्रस्तुतिकरण किया गया। ज्योतिष का अर्थ आज समझ लीजिए क्या है। प्रकाश की विद्या मूल वेदों में है। आर्यभट्ट के 2 विभाग नक्षत्र विज्ञान पर आधारित थे, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो वस्तुतः फलित ज्योतिष का रहा है। और फलित ज्योतिष भविष्यवाणी करने की विद्या है। विक्रमादित्य के जो दरबार में 9 रत्नों में वाल्मीकि का प्रसिद्ध स्थान था। आप भी जानेंगे वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि क्यों से पड़ा। वाल्मीकि की भविष्यवाणी इतनी शुद्ध थी, मतलब सटीक बैठती थी कि
कि विक्रमादित्य ने उन्हें बल्हा की उपाधि दे दी। नागार्जुन के बारे में आइए। नागार्जुन 10वीं शताब्दी के वैज्ञानिक थे। उनके परीक्षणों का प्रमुख उद्देश्य था मूल धातुओं को सोने में बदलना, जैसा कि पश्चिमी दुनिया में कीमियागर करते थे। वो अपने उद्देश्य में सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन उनके ग्रंथ 10 रत्नाकर में उन्होंने सोना, चांदी, टीन, तांबा निकालने का विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों, आयुर्वेद क्या है? भारत में प्राचीन भारत में चिकित्सा कैसे थी? आयुर्वेद क्या था? योग क्या था? ये देखते हैं। आयुर्वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु। औषधि को प्राचीन भारतीय व्यवस्था न केवल बीमारियों का चिकित्सा करने में सहायता करती है, बल्कि यह बीमारियों का कारण और लक्षण भी मालूम करने का प्रयत्न करती है। यह स्वस्थ और बीमार दोनों का ही मार्गदर्शिका है। दोस्तों, ये आयुर्वेद है। और आयुर्वेद का एक अन्य ग्रंथ है आंत्रेय संहिता, जिसकी प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है। चरक को आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का चरक को आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहते हैं और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का। और सुश्रुत, चरक, माधव, बाणभट्ट और जीवक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। जीवक नाम याद रखिएगा, आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। और बाणभट्ट भी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। माधव, चरक और सुश्रुत। आज कोरोना के टाइम पे भी जो आयुर्वेद है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। सुश्रुत क्या थे? सुश्रुत शल्य चिकित्सा में भी देखिए, अभी फिर से आप भूल जाएंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो चरक थे वो आयुर्वेदिक औषधि थे और जो सुश्रुत थे वो शल्य चिकित्सा में थे। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी हुए। उन्होंने शल्य चिकित्सा को चिकित्सा कला का सर्वोत्तम शाखा मानते थे, जिसका बहुत कम निष्फल होने का भय था। उन्होंने क्या किया था? एक मृत शरीर की सतह से शरीर की रचना का अध्ययन किया और सुश्रुत संहिता में पाया क्या 1100 से भी अधिक बीमारियों का वर्णन है। समझ लीजिए, इनमें से उन्होंने केवल ये बोल दिया कि 26 प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो केवल मूत्र रोग के द्वारा दिए जाते हैं। 60 से भी अधिक जड़ी बूटियों का उन्होंने वर्णन किया है। ये 760 से भी अधिक जड़ी बूटियों का, पौधों की जड़ें, छाल, रस, फूल आदि सभी का प्रयोग किया है। दालचीनी, तिल, काली मिर्च, इलायची, अदरक आदि आज भी घरेलू औषधियों को में प्रयोग की जाती है। आज भी इनका प्रयोग करते हैं। काढ़ा पी रहे हैं और कोरोना टाइम में भी हम तो सुबह से हम 3 बार पी रहे हैं। क्या बहुत बढ़िया है। तो समझिए, सुश्रुत ने बहुत पहले ही दे दिया था ये कहानी कि भैया आपको ऐसा ऐसा करेंगे तो कोई भी बीमारी आ जाए बड़ी से बड़ी नहीं हो पाएगा। घरों में लोग समान जनजीवन में इसका प्रयोग करते हैं। सुश्रुत का सबसे बड़ा योगदान था सुन्नम चिकित्सा, मतलब प्लास्टिक सर्जरी और आंखों की ऑपरेशन, मोतियाबिंद निकालना के क्षेत्र में हुआ था। उसमें क्या था? उसमें नाक कान काटना एक समान दंड था और इन अंगों को लगाना, युद्ध में कटे अंगों का जोड़ना किसी वरदान से कम ना होता था। भैया मतलब हाथ काट दिया था में गुड़वाल ले जाके, वरदान तो मिल गया। ये कहानी थी। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्साओं का बहुत शुद्ध विवरण दिया गया है और आश्चर्य की बात है कि जो क्रम सुश्रुत द्वारा इस शल्य चिकित्सा के विषय में अनुपालन किया जाता था, वही क्रम आज के आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के चिकित्सकों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले यंत्रों का भी वर्णन है और गंभीर प्रकार के शल्य प्रक्रिया के उदाहरण गर्भ से शिशुओं को निकालना, जख्मी मलाशय को ठीक करना, मूत्राशय से पत्थर निकालना आदि है। तो आज भी आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होता। भाई साहब, ये सब चीज़ें हैं ना, ये यूरोपवासियों ने, अंग्रेज़ों ने हमारी चीज़ों को ही कॉपी किया है और अपनी लैंग्वेज में बोल दिया है और आज वो बहुत आगे चले गए। हम बदल रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने चीज़ों में और हम
उस प्राचीन भारत को फिर से अपना लेंगे, जिसका उनको भविष्य में लाभ मिलेगा। चरक औषधि विज्ञान के जनक थे और कनिष्क के दबाव में राज वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने अपनी लिखी पुस्तक चरक संहिता में अति प्रशंसनीय ग्रंथ लिखे, लोगों को का वर्णन किया बड़ी संख्या में, साथ ही उनके रोगों को कारणों का पता लगाने की विधियों का और उनके इलाज के तरीकों का भी वर्णन किया है। चरक ने पाचन क्रिया, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, रोगों के निवारण क्षमता को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि चिकित्सा विज्ञान में रोग की चिकित्सा करने की अपेक्षा रोग के कारण को दूर करने पर अधिक बल दिया गया। चरक ने और कहा, वंश प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों को जानता था और मंत्र मुक्त नहीं कर देता था। हजारों वर्ष पूर्व चिकित्सा भारत में इतनी उन्नत अवस्था में थी, कोई पीछे नहीं थी। योग और पतंजलि, बाबा रामदेव ने ले लिया भैया नाम, रूप इनका आजकल योग का। आयुर्वेद आयुर्वेद से संबंधित एक अन्य विज्ञान प्राचीन भारत में विकसित हुआ, जिसे योग कहते हैं, और जिसके द्वारा औषधि के बिना ही शारीरिक और मानसिक धरातल पर चिकित्सा की जाती है। योग शब्द संस्कृत के शब्द युक्त से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन को आत्मा के साथ जोड़ना। तो दोस्तों, आपसे कोई पूछ दे कि योग शब्द कहाँ से आया, बता देना संस्कृत के युक्त शब्द से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है मन को आत्मा से जोड़ना और बाहरी इंद्रियों के विषयों से विरक्त करना। अन्य वैज्ञानिकों के समान इनकी जड़ें भी वेदों में ही है, सही बात है। योग शारीरिक भी है और मानसिक भी है। शारीरिक योग हठों को लाता है, समानता इसका उद्देश्य होता है बीमारियों को दूर करना, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करना। राजयोग मानसिक योग है, इसका उद्देश्य आत्मा प्राप्ति, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक संतुलन द्वारा बंधनों की मुक्ति। योग आगे कैसे आया? योग एक ऋषि से दूसरे ऋषि तक मौखिक रूप से पहुंचा है। इसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो गुरु पतंजलि को जाता है। पतंजलि के योग सूत्र में ओम ईश्वर का प्रतीक बताया गया है। वो मानते थे कि ओम को एक अंतरिक्षी ध्वनि बताते थे और हर समय आकाश में निरंतर व्याप्त रहती है और केवल प्रबुद्ध को ही पूरी तरह ज्ञात होती है। योग सूत्र के अतिरिक्त पतंजलि ने एक ग्रंथ औषध विज्ञान पर भी लिखा और पाणिनि के व्याकरण पर भाष्य लिखा, जो महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे बौधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, महावीर। वैज्ञानिक थे कणाद, वाहा, नागार्जुन। चिकित्सा के क्षेत्र भी अत्यंत रूप से विकसित था प्राचीन भारत में, और औषध की स्वदेशी व्यवस्था आयुर्वेद थी। और आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन। चरक आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सुश्रुत प्राचीन भारत में सब चिकित्सक थे। सुश्रुत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सुनम चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी और आँखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद को निकालना है। चरक द्वारा लिखी गई चरक संहिता में इस प्रकार का अद्भुत वर्णन है। आयुर्वेद जैसी एक अन्य विद्या है जो औषध के बिना ही शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है और प्राचीन भारत में विकसित की गई है। पतंजलि पहले विद्वान थे जिन्होंने योग सूत्र के माध्यम से इस महान विद्या को सुव्यवस्थित रूप से वर्णन किया है। दोस्तों, जो टॉपिक था हमारा, आप हमारे साथ बने रहे भारत के प्राचीन वैज्ञानिक के साथ। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।